नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। मनी गुरु देख रहे हैं आप और मनी गुरु के आज के हमारे इस वेल्थ क्रिएशन स्पेशल में हम आपको बताएंगे कि डाइवर्सिफिकेशन से आप कैसे वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, कैसे जब इक्विटी में तेजी हो तो उसका फायदा उठाएं और जब गोल्ड की रैली आ जाए तो वो भी आपसे ना छूटे। क्योंकि जब आपका पोर्टफोलियो सभी एसेट क्लास में सही तरीके से डाइवर्सिफाइड होगा तो आप बाजार के किसी भी मौके से कभी नहीं चूकेंगे। ऊपर से बाजार का जो उतार चढ़ाव है उसमें पोर्टफोलियो का सहारा अलग से मिल जाएगा। तो इसी पर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस शो में शामिल हो चुके हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर और साथ ही रुपए विथ ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विस के फाउंडर ऋषभ देसाई भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर। और ये हमारी लगातार चल रही सीरीज है इस पूरे हफ्ते की, जिसमें हम अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने निवेशकों को, अपने दर्शकों को, कि वो कैसे अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो मुझे लगता है हर किसी के लिए एक रामबाण की तरह है, वो है डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहले आपके पास आती हूँ मैं पराशर जी। इस पर तो हम बहुत बात करते हैं, हमने बहुत सारे शोज कर रखे हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक बात बताइए, क्या वाकई वेल्थ क्रिएशन करना है तो डाइवर्सिफिकेशन के साथ चलना है, ये एक मूल मंत्र होना चाहिए? बिल्कुल। देखिए स्मिता जी, सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम 40-50 साल का इतिहास देखें तो कोई एक एसेट क्लास ऐसी नहीं है जो हमेशा परफॉर्म करती रहे। कभी इक्विटीज़ परफॉर्म करती है, कभी डेट में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, कभी गोल्ड, अभी पिछले साल देखा आपने गोल्ड में क्या शानदार रिटर्न्स देखने को मिले। तो एक एसेट क्लास कभी भी परफॉर्म नहीं करती है, बदलती रहती है डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में। तो एक अच्छे पोर्टफोलियो के लिए ज़रूरी है कि आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले, लेकिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखने को मिले, कि आप कम जोखिम लेके अच्छे रिटर्न्स लें और रात को आराम से सो भी सकें। तो ऐसा पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें आप शांति से रहें। ये नहीं कि आपको एक समय तो अच्छे रिटर्न्स मिले, लेकिन जब मार्केट में फॉल आया तो आप बिल्कुल चिंतित हैं और पैनिक में आप सेलिंग कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना बहुत आवश्यक है। लॉन्ग टर्म में हो सकता है, शॉर्ट टर्म में आपको लगे कि मेरा पोर्टफोलियो जो है वो बेस्ट परफॉर्मर नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। उसमें डाइवर्सिफिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जितना कम फॉल होगा उतना आप लंबा इन्वेस्टेड रह पाएंगे और उतना ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके पोर्टफोलियो को हेल्प करेगी वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से आपका पोर्टफोलियो डिफरेंट एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, चाहे वो इक्विटी हो, गोल्ड हो, रियल एस्टेट हो या फिर डेट हो। तो ऐसे 6-7 एसेट क्लासेस हैं वर्ल्ड वाइड जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। मेजरली 3-4 एसेट क्लासेस में आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, डिपेंड कि आपके पास कितना पैसा है। तो ज़्यादातर जो एसेट क्लासेस यहाँ पे चलती हैं, जो लोग निवेश करते हैं, वो है इक्विटीज़, डेट, गोल्ड तो हमारे लिए बहुत इंडियंस के लिए बहुत फेवरेट रहता है, और रियल एस्टेट। तो ये 4-5 एसेट क्लासेस में आम निवेशक निवेश करते हैं। तो इसमें आपका कितना पैसा गोल्ड में होना चाहिए, कितना रियल एस्टेट में, कितना इक्विटीज़ में, अगर आपका ये मैजिक सही है तो पोर्टफोलियो का सक्सेस 91% आपको मिल सकता है। मतलब 91% सक्सेस आपका पोर्टफोलियो रहेगा, और समय समय पे अगर आप एसेट एलोकेशन करते रहेंगे तो कभी भी आप नुकसान नहीं उठाएंगे, और लॉन्ग टर्म में ये दावा है कि एक अच्छी वेल्थ क्रिएट अवश्य कर पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, होता क्या है ना कि सबको पता तो होती हैं ये बातें कि आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। अगर ये नहीं भी टर्म पता हो तो भी लोगों को पता होता है कि उनको डेट भी रखना है, उनको इक्विटी भी रखना है, उनको थोड़ा सा गोल्ड भी रखना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह हो जाती है कि सुनी सुनाई बातों को सुन कर, इधर उधर देख कर कि इनका चल रहा है तो ये भी फंड ले ले, उनका चल रहा है तो वो भी फंड ले ले, वो ये भूल जाते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ ये 3-4 जो एसेट एलोकेशन हम बार बार बोल रहे हैं उसका नहीं होता। यहाँ पर आपके एएमसीज में भी डाइवर्सिफिकेशन होता है। आपने एक जैसे फंड ले लिए हैं मार्केट कैप के, तो उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन होता है। लेकिन अगर हम इसके बेसिक को समझे ऋषभ, तो मुझे एक सिंपल बताइए, क्योंकि मार्केट में 3 तरीके के निवेशक होते हैं। एक निवेशक जो बहुत कंजर्वेटिव होता है, जिसको हमेशा डर लगा रहता है, लगता है कि बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाऊं जो हमेशा संभला हुआ रहे। एक होता है मॉडरेट, जिसको लगता है थोड़ा रिस्क तो ले सकते हैं, और एक होता है जो रिस्क लेने के लिए बिल्कुल धुरंधर की तरह मार्केट में आता है। इन तीनों को अपना डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना चाहिए? स्मिता जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने के लिए। देखिए, पहली बात तो डाइवर्सिफिकेशन और पोर्टफोलियो को बहुत ही सिंपल रखना चाहिए। आप 3 एसेट क्लासेस में फोकस करिए। नंबर 1 इक्विटी, नंबर 2 डेट और नंबर 3 गोल्ड। दैट्स अबाउट इट। देखिए, यूजुअली गोल्ड हमारे घरों में काफी अच्छी मात्रा में ऑलरेडी फिजिकल फॉर्मेट में रहता ही है। रियल एस्टेट भी
कहीं ना कहीं हमारा फर्स्ट हाउस, प्राइमरी हाउस या सेकेंडरी हाउस तरीके से हमारे पोर्टफोलियो में रहता है। सो मेरा ये कहना है कि जब भी फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि देखिए गोल्ड और रियल एस्टेट काफी वॉलेटाइल नहीं है मगर काफी हद तक सिक्लिकल हो सकता है। सिक्लिकल का मतलब क्या है कि 5 years, 6 years, 7 years at a stretch, gold and real estate can give you no returns at a stretch. Okay, so my humble opinion is number one, basics of diversification आप सिंपल रखे, आप इक्विटी और डेट फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये तो एसेट क्लासेस में ही आप कॉन्सेंट्रेट करिए। नंबर टू, जब भी आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो कि कितना मुझे इक्विटी में रहना चाहिए, कितना मुझे डेट में रहना चाहिए, कितना गोल्ड में रहना चाहिए, कितना रियल एस्टेट में रहना चाहिए, ये बेसिकली आपका गोल, आपका रिस्क एपेटाइट और आपके टाइम होराइजन पे काफी निर्भरित होता है। ओके, जैसे आपने पहले भी कहा कि 3 तरीके से इन्वेस्टर्स होते हैं, आंसर इज यस। एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होता है, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को बेसिकली 70 to 80% डेट में रहना चाहिए और 20 to 30% इक्विटी में रहना चाहिए। अभी ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बेसिकली वो इन्वेस्टर होता है जिसे इतना वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, इतना हाई रिस्क लेना पसंद नहीं है, बट इसमें इन्वेस्टर को रिटर्न्स में डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। इसमें आप मान लीजिए कि आपको सुपीरियर डबल डिजिट रिटर्न्स चाहिए तो आंसर इज नो। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स एक्सपेक्टेशंस लो रखना पड़ेगा और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को कम से कम 3 साल का टाइम होराइजन रखना पड़ेगा। नंबर टू, जो मॉडरेट रिस्क टेकर है, जो मॉडरेट इन्वेस्टर है, वो करीबन 50 to 60% इक्विटी में निवेश कर सकता है और 40 to 50% डेट में निवेश कर सकता है। इसमें इन्वेस्टर्स को रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट रखना चाहिए और जिनके पास करीबन 4 या 5 साल का समय है वो बेसिकली ये मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल का पोर्टफोलियो बना सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नंबर 3, जो अग्रेसिव इन्वेस्टर है, करीबन 70 to 80% वो इक्विटी में निवेश कर सकता है और 20 to 30% डेट में निवेश कर सकता है। ये पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी काफी हाई होगी, मगर अगर सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए और करीबन 5 साल के ऊपर करीबन 8 से 10 साल का आप टाइम होराइजन पकड़ के रखते हो तो इसमें काफी सुपीरियर डबल डिजिट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जनरेट करने की काफी अच्छी पोटेंशियल है, काफी अच्छी संभावना है। सो स्मिता जी, इक्विटी और डेट पोर्टफोलियो रखे, सिंपल रखे और इन्वेस्टर को खुद को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं, मॉडरेट इन्वेस्टर हूं या फिर अग्रेसिव इन्वेस्टर। बिल्कुल सिंपली एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि वेल्थ क्रिएशन आपका होता रहेगा अगर आपका पोर्टफोलियो अगर बहुत अच्छी तरीके से आपने डाइवर्सिफाइड करके रखा है तो, क्योंकि किसी भी मार्केट में किसी भी रैली में कोई भी साइकिल मार्केट का चल रहा हो उसमें पैसा बनेगा अगर आपने उसी तरीके से अपने पोर्टफोलियो को रखा है। लेकिन एक चीज़ और जो मैंने शुरू में बताई ना पराशर जी की, ये तो मालूम होता है लोगों को कि डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है, लेकिन सुनी सुनाई बातों से इतना सारा फंड, अभी आप देखिएगा थोड़ी देर पहले बाद जब हम अपने दर्शकों के कुछ सवाल भी आज अपने शो में शामिल करेंगे, जब उसको हम डिस्कस करेंगे, उनके पोर्टफोलियो को देखेंगे तो आप देखिएगा कि बहुत सारे पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड होते हैं। उनको लगता है दुनिया भर का फंड अगर मैंने जमा कर लिया तो खूब बढ़िया रिटर्न मुझे मिलेगा। इससे कैसे बचना है आपको पराशर जी? देखिए स्मिता जी, हम कई बार ऐसा शो में बोलते आए हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे निवेशक देखे हैं, ज़्यादातर निवेशक जो है रिटर्न्स को चेज करते हैं। आपने सुना कि स्मॉल कैप में बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं तो बहुत सारे स्मॉल कैप भर लिए, या मिड कैप में बहुत अच्छी रैली चल रही है तो मिड कैप फंड 3-4 रख लिए। आप ब्रॉडली देखें, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज में आपको रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC दिख ही जाएंगे। तो इतने सारे फंड्स क्यों? कई लोगों के पास 50 फंड्स हैं, कोई भी NFO आया वो खरीद लिया। उनको ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा फंड्स होंगे उतना रिस्क कम होगा। हम हर बार यही कहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो 5 से 6 फंड होने चाहिए। आपका कितना भी आपका AUM हो, कितना भी पैसा आपके पास हो, 5 से 6 फंड में आपका पूरा डाइवर्सिफिकेशन होता है। बड़ा सिंपल है, एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, एक वैल्यू स्टाइल फंड या एक हाइब्रिड फंड ले लिया या कोई इंटरनेशनल फंड ले लिया, तो इससे आपको पूरा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए, एक मल्टी कैप फंड ले लीजिए, तो भी आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। तो बहुत सारे फंड्स जब होते हैं तो रेपिटेशन होती है वो सेम स्टॉक्स की, और कहीं ना कहीं मान लीजिए आपके पास 10 स्मॉल कैप फंड है और
4 फंड तो अच्छा परफॉर्म किए, 6 ने परफॉर्म ही नहीं किया, तो आपकी रिटर्न्स भी गिर गई। और मैनेज करना पोर्टफोलियो को तो बहुत ही मुश्किल है, आपको समझ ही नहीं आएगा कौन से फंड से निकलना है, कौन से फंड में ज़्यादा निवेश करना चाहिए। तो 5 से 6 फंड पर्याप्त हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए, ज़्यादा फंड्स ना लें। ऐसा नहीं है कि हर एनएफओ आपको खरीदना है तो आपका रिस्क कम होगा, बिल्कुल नहीं। 5 से 6 फंड पर्याप्त है, अगर ये आप थंब रूल बना के चलते हैं तो काफ़ी है। देखिए डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, वो आपको 5-6 फंड में मिल जाता है। ये इट्स लाइक जैसे आईपीएल की क्रिकेट टीम है ना हमारी, आपके पास बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, विकेट कीपर भी हैं, तो इतना डाइवर्सिफिकेशन बहुत है। ये सारे बॉलर्स नहीं चाहिए, सारे बैट्समैन नहीं चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, बट 11 ही प्लेयर खेलते हैं, 100 प्लेयर नहीं खेलते हैं। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में 5 से 6 फंड पर्याप्त है, इतना ही डाइवर्सिफिकेशन आपको चाहिए विद इन इक्विटीज में। बाकी एसेट क्लासेस में अलग स्टाइल से आप कर सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत सही आपने एग्जाम्पल दिया, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है फिर सिलेक्टर्स के लिए भी ये सेलेक्ट करना, अगर बहुत सारे एक साथ बहुत अच्छे फॉर्म में हो क्रिकेटर्स, किसको बिठाएं किसको खिलाएं। ऐसे ही आपके साथ होता है, हो सकता है कि एक टाइम पे बहुत सारे फंड बहुत अच्छा कर रहे हों और एक ही सेम जो होते हैं मार्केट कैप के फंड अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको कोई एक ही चुनना है उनमें से, आपको सब नहीं भर लेना अपने पोर्टफोलियो में। ऋषभ, मुझे एक बात बताइए, लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन, इसका जादू तो हम सबको पता है, वहां पर डाइवर्सिफिकेशन कैसे काम करता है? देखिए, लॉन्ग टर्म अगर वेल्थ क्रिएट करना है, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जब भी आप डाइवर्सिफिकेशन करें, कितना इक्विटी में होना चाहिए और कितना डेट में होना चाहिए, ये आपके गोल, ये आपका रिस्क एपेटाइट और आपका टाइम होराइजन डिसाइड करता है। जो कि हम ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो हम आंसर कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर रहे, सो माय अंडरस्टैंडिंग इज कि जो इन्वेस्टर करीबन 8 से 10 साल का समय है और वो हाई रिस्क एपेटाइट में बैठता है, तो उसे करीबन 70 to 80% इक्विटी में होना चाहिए, 20 to 30% वो डेट में रह सकता है। ओके, अभी इक्विटी और डेट में मेरे हिसाब से 8 या 10 फंड की ऊपर जरूरत बिल्कुल नहीं है। इक्विटी में 4 से 5 फंड रखे, डेट में भी 4 से 5 फंड रखे, मेरे हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन वेल सॉर्टेड है। जब भी हम लॉन्ग टर्म वेल्थ की बात करते, इक्विटी पोर्टफोलियो की बात करते, तो मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स थोड़े बहुत लार्ज कैप में भी निवेश करें, थोड़े बहुत मिड कैप में भी करें और थोड़े बहुत स्मॉल कैप में भी निवेश करें। सो माय आइडियल पोर्टफोलियो मेरे हिसाब से इज एनीवेयर बिटवीन से 35 to 50% लार्ज कैप में होना चाहिए और रेस्ट मिड एंड स्मॉल कैप में डिवाइडेड होना चाहिए। इक्विटी पोर्टफोलियो में खास इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है कि टॉप परफॉर्मर्स को चेस नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स को चेस करना है। देखिए, हम टॉप परफॉर्मर्स को चेस करने के चक्कर में वो बेसिकली वो फंड नेक्स्ट ईयर के उससे नेक्स्ट ईयर में बॉटम परफॉर्मर हो जाता है, राइट। जब भी आप कंसिस्टेंट परफॉर्मर को आप चेस करते हो, तो वो कहीं ना कहीं 3 years, 5 years, 7 years के रोलिंग रिटर्न्स पे मार्केट से आपको ज्यादा ही कमा के देता है, मगर वो कंसिस्टेंटली कमा के देता है। भले वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 फंड ना हो, मगर वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो। तो मैं चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स करीबन से 35 to 50% आप फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजीज में आप इन्वेस्टमेंट करें और बाकी आप मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश कर सकते हैं। मिड एंड स्मॉल कैप आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म पे on a 10-year daily rolling returns basis पे mid and small caps have given much more higher returns compared to large cap. So अगर आपको एक अल्फा चाहिए, एक हायर रिटर्न्स चाहिए, सुपीरियर डबल डिजिट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स चाहिए, तो आपको मिड एंड स्मॉल कैप में निवेश करना ही पड़ेगा। मगर ये भी तैयारी रखनी पड़ेगी कि जब भी आप मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वॉलेटिलिटी रिस्क तो उसके साथ में आएगा ही आएगा। सो मैं चाहूंगा कि आप थोड़े बहुत लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, मगर खास ध्यान में रखें कि आपको पोर्टफोलियो में लिक्विडिटी अच्छी तरह से मेंटेन रखनी है। सो 20 to 30% आप एफडीज कर लीजिए, या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, मगर 20 to 30% आपको डेट फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट रहना ही रहना है। बिल्कुल, एक बहुत ही बेहतर तरीके से आपने डाइवर्सिफिकेशन की पूरी स्ट्रैटेजी लोगों को समझा दी ऋषभ, इसी वक्त कि उनको किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को रखने की ज़रूरत है। और तभी जो हम आपको बार बार कह रहे हैं ना कि वेल्थ क्रिएशन आप कर पाएंगे डाइवर्सिफिकेशन से, वो तभी कर पाएंगे जैसा दोनों ही हमारे मेहमानों ने बताया, उस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करेंगे। अब रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज हम ले रहे हैं मनी गुरु में अपने कुछ सवालों के जवाब जो हमें हमारे कॉलर्स ने भेजे हैं। इसके जवाब उनके हम जानेंगे हमारे जो इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं उनसे, लेकिन ब्रेक के बाद।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है शो में। हम कुछ कॉलर्स भी ले रहे हैं, तो हमारे साथ पहले कॉलर मनोज इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मैंने पोर्टफोलियो भेजा हूँ। अभी जैसे मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू है 14 लाख का 15 लाख के आसपास। और मेरा एसआईपी वैल्यू चल रहा है कि मतलब मंथली 50। तो अभी जैसा अभी जो मार्केट अभी वोलेटाइल में है, तो बड़ा बहुत सारा अभी नेगेटिविटी में चल रहा है। तो अभी मैं मतलब 10 साल का मतलब होराइजन है, तो मैं अभी इन्वेस्ट करूं और मैं आज भी ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो अभी जैसे मार्केट के कंडीशन को देख के तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूं और ना करूं, इसके बारे में थोड़ा पता करना चाहता हूं। और मतलब 10 साल का जो होराइजन है और कितना मेरा पर्पस बन जाएगा, और जो भी मैं एसआईपी कर रहा हूँ उसमें सही है कि नहीं, और कुछ चेंजेस करना चाहिए कि नहीं, थोड़ा मतलब जी क्या करना चाहिए पराशर जी इनको? बिल्कुल मनोज जी, पहले तो मार्केट का बिहेवियर है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। आपने लंबे समय के लिए निवेश किया है, 10 वर्ष का टाइम होराइजन आप लेके चल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अपनी एसआईपीज को कंटिन्यू रखें, ये सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी, क्योंकि ये समय है आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स ले रहे हैं बाजार में, और आगे चल के यही यूनिट्स, ज़्यादा यूनिट्स आपको अच्छे रिटर्न्स में नजर आएंगे। तो ये तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। दूसरा जो आपका पोर्टफोलियो है और जो आपने गणित बनाया है कि कितना पैसा बन जाएगा, आपने करीब 14.96 है, आपके 15 लाख के करीब आपका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है। तो 10 वर्ष तक अगर आप निवेशित रहते हैं, 12% का भी सीएजीआर लेके चलें, तो ये करीब करीब 46 लाख रुपए बन जाता है। और वहीं क्योंकि एक अच्छे अमाउंट की एसआईपी आप कर रहे हैं, 50,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो वो भी अगर 10 वर्ष तक आप कंटिन्यू करते हैं, 12% का सीजीआर लेके चलें, तो ये 1 करोड़ 12 लाख रुपए बन जाते हैं। तो टोटल अगर हम दोनों को जोड़ें तो 1 करोड़ 60 लाख का कॉर्पस आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिस तरीके के आपने निवेश किया हुआ है। अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो आपने काफ़ी डिफरेंट फंड्स ले रखे हैं, लेकिन कुछ फंड्स ऐसे हैं जो रेपुटेशन है, जिसके बारे में आज हम चर्चा भी कर रहे हैं कि डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं होना चाहिए। तो 2 स्मॉल कैप फंड हैं, तो मेरे हिसाब से आप मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड को एसआईपी को स्टॉप कर सकते हैं। वहीं पर आपके पास एक फंड है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, जिसमें आपने एक मुश्त निवेश किया हुआ है। तो ये वाली एसआईपी आप अगर आप वहाँ पे स्टार्ट करें तो एक डिफरेंट कैटेगरी आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगी। और वहीं पर आपके पास एसबीआई कॉन्ट्रा फंड भी है, एचएसबीसी का वैल्यू फंड भी है। हालांकि सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से दोनों डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बट काफ़ी हद तक एक तरीके से ही काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के जो सिप है उसको स्टॉप कर सकते हैं और उसको एसबीआई के फोकस्ड फंड में स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक डिफरेंट कैटेगरी है जहाँ पे फंड मैनेजर के हाई कन्विक्शन बेट्स या स्टॉक्स होते हैं, उस पर निवेश किया जाता है और अच्छे रिटर्न्स आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बदलाव अवश्य करें, एसआईपी को कंटिन्यू रखें, बढ़ाना चाहें टॉप अप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे और आगे चल के ये अच्छे रिटर्न्स देखने को नजर आएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मनोज जी, बिल्कुल चिंतित ना हों, आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स अवश्य देखने को मिलेंगे। जो आज लाल दिख रहा है और आपका ये टीवी का भी स्क्रीन देखें तो ग्रीन है, तो आने वाले समय में आपको हरियाली जरूर नजर आएगी। बिल्कुल। हमारे साथ एक और कॉलर तो नहीं है, एक हमारे साथ मेल के जरिए हमें सवाल भेजा है राजीव गुप्ता ने। वो सवाल भी मैं चाहूंगी ऋषभ मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, आप इनका रिव्यू करें पोर्टफोलियो का। 53 साल इनकी उम्र है, मौजूदा 50,000 की फिलहाल ये एसआईपी कर रहे हैं और 3 करोड़ इनकी पोर्टफोलियो की अब तक की वैल्यू हो चुकी है। 10 से 15 साल निवेश का टारगेट है इनका पोर्टफोलियो। एक बार जरा स्क्रीन पे दिखा दीजिए। बहुत सारे फंड्स इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ले रखे हैं, जिसमें एचडीएफसी का डिफेंस फंड है, फ्लेक्सी कैप भी है, प्रो मल्टी असेट फंड भी इनके पास है। और इससे ये समझ में आता है कि इन्होंने सेक्टरल थीमेटिक फंड को भी काफी जगह अपने पोर्टफोलियो में दी है। ऋषभ क्या करना चाहिए इन्हें? स्मिता जी, पहले तो नंबर 1 आप पोर्टफोलियो को बहुत सिंपल रखें। पोर्टफोलियो में 4 फंड से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा इन्वेस्टर्स, स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स को बोलता हूं कि आप सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स को अवॉइड करिए, क्योंकि उसके 2 मुख्य कारण हैं। नंबर 1, सेक्टोरियल और थीमेटिक फंड्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा सिक्लिकल भी होते हैं। ओके, और सेक्टोरियल थीमेटिक फंड्स में एसआईपी मेथोडोलॉजी इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करती है, क्योंकि सेक्टोरियल थीमेटिक फंड्स में एंट्री भी इंपॉर्टेंट होती है और एग्जिट भी इंपॉर्टेंट होती है। आपको सही प्राइस पे आपको खरीदना पड़ेगा और सही प्राइस पे बेचना पड़ेगा, तो ही आप अच्छा रिटर्न सेक्टोरियल थीमेटिक फंड्स में कमा पाओगे। अभी देखिए, मैं एक और चीज दिख रहा हूं कि उनके पास काफी सारे फंड्स हर एक कैटेगरी से है, तो मैं चाहूंगा कि
एक ही फंड पर एएमसी और एक ही फंड पर कैटेगरी में उनको रहना चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेशन होता है और अंडर परफॉर्म, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है कि काफी सारे फंड्स ऑफ द सेम एएमसी एक साथ अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। सो अंडर परफॉर्मेंस रिस्क को अवॉइड करने के लिए और जो स्टॉक डुप्लीकेशन है उसको अवॉइड करने के लिए एक फंड पर एएमसी रखे, एक फंड पर कैटेगरी रखे। अभी मैं चाहूंगा उनके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूं स्मिता जी। मैं चाहूंगा कि जो उनका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो मल्टी एसेट फंड है उसको स्विच करके आईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड रखे। मैं इतना, देखिए मल्टी एसेट फंड बुरा फंड नहीं है, मगर उसमें गोल्ड भी आ सकता है, सिल्वर भी आ सकता है, रियल एस्टेट भी आ सकता है। जब भी बहुत सारे एसेट क्लासेस एक फंड में देखने को मिलते हैं तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट काफी सिक्लिकल हो जाता है। देखिए हमने करंटली देखा है कि गोल्ड वॉर के टाइम पे यूजुअली गोल्ड को शूट अप करना चाहिए, मगर इक्विटीज ने भी डाउनफॉल दिया और गोल्ड ने भी मार्केट में क्रैश किया है एक साथ। सो जब भी 2 या 3 एसेट क्लासेस एक साथ आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डालते हो तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट काफी सिक्लिकल हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि मल्टी एसेट को स्विच करके रिप्लेस करके आप बैलेंस एडवांटेज फंड में आप जाइए। आईसीआईसी का ही बैलेंस एडवांटेज फंड में आप निवेश कर सकते हो। नंबर 2, एचडीएफसी का जो मिड कैप फंड है उसको आप रिप्लेस करके इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड में स्विच करिए। अगेन एचडीएफसी का मिड कैप फंड बुरा फंड नहीं है, मगर उसका एयूएम बहुत ही बड़ा हो चुका है। जब भी मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ही बड़ा एयूएम हो जाता है तो फंड मैनेजर को थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है बाय एंड सेल में, लिक्विडिटी के लिए मनूवरबिलिटी के लिए काफी इश्यूज हो सकते हैं। सो मेरे हिसाब से फ्रॉम अ बेटर अल्फा जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू एक मॉडरेट, लो टू मॉडरेट एयूएम आप फंड मिड कैप और स्मॉल कैप पकड़ोगे तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, लॉन्ग टर्म अल्फा क्रिएशन के लिए अच्छा रहेगा। तो मेरा रेकमेंडेड पोर्टफोलियो इस तरीके से आ रहा है उनके लिए। नंबर 1 एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड 25%, नंबर 2 आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड 25%, नंबर 3 इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड 25% और नंबर 4 बंधन स्मॉल कैप फंड 25%। ये 4 फंड की जरूरत है। 25% एलोकेशन ईच रखे तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो वेल सॉर्टेड रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं उनके गोल पे आ जाता हूँ। देखिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ 12% कंपाउंडिंग रिटर्न्स इन इक्विटी फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। जो उनकी एग्जिस्टिंग एसआईपी जो कर रहे 50,000 रुपीज की, प्लस उनका जो 3 करोड़ का पोर्टफोलियो वैल्यू है वो 15 साल के बाद करीबन 19 करोड़ वो इकट्ठा कर पा रहे। सो बहुत ही बढ़िया अमाउंट है। 19 करोड़ इज अ फैंटास्टिक अमाउंट। सो कंटिन्यू एग्जैक्टली द वे इट इज, बट फंड्स को रिड्यूस करके 4 फंड्स में आप निवेश करें। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से डाइवर्सिफिकेशन भी बनेगा और बहुत ही अच्छी तरह से आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न्स भी फ्यूचर में जनरेट होगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको एक पूरा का पूरा एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन सारा का सारा समझा दिया। मुझे लगता है अब डेफिनेटली इनका पैसा बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड से बनेगा आगे आने वाले दिनों में, अगर ये आपकी बात सलाह मानते हैं तो। इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। पराशर जी थैंक यू सो मच, ऋषभ हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और मनी गुरु के हमारे आज के इस एपिसोड में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।